मेरा नाम फ़ाइज़ा वहाब है एंड आई विल बी योर मॉडरेटर फॉर टुडे। हम आज यहाँ सिर्फ हमारी जो अफराद हैं डाउन सिंड्रोम के साथ उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि इस याद दहानी के साथ यहाँ जमा हुए हैं कि वी हैव टू इंक्लूड देम इन आवर सोसाइटी, वी हैव टू सपोर्ट देम सो दैट दे कैन लीड इंडिपेंडेंट लाइव्स। हमारे पास आज यहाँ पैनल में बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम उन सब से सवाल करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वो अपनी अपनी फील्ड से हमें फ़ीडबैक दें कि हम इन बच्चों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनीका हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं। मैं उनसे स्टार्ट करना चाहूँगी। डॉक्टर अनीका, आर देयर एनी एडवांसमेंट्स इन द मेडिकल फील्ड that have improved healthcare outcomes for individuals with Down syndrome? Yes, there are. There are many researches ongoing. Especially there is one research in Japan known as CRISPR gene. This technology transforms your chromosome, the extra chromosome. It deletes that chromosome and makes it into a normal chromosome. So basically, they are working on it. They have tried it on animals, species, and every other thing. Okay. Okay. तो ये क्रिस्पर जीन है, इसके ज़रिए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसको डिलीट किया जा सकता है और उसको नॉर्मल क्रोमोसोम में तब्दील किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी हम पहले सेल्स के ऊपर यूज़ कर चुके हैं जापान के अंदर, अब तक ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं किया गया है, बट लेट्स सी, इट विल बी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। सेकेंडली, फ्रेंच एक एलिस फार्मा के नाम से कंपनी है, दे आर ट्राइंग अ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को हमारे जो है वो बेहतर करने में मदद दे सकता है। दे आर ग्रोइंग दैट, सो या रिसर्च इज गोइंग, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर अनीका। ये बहुत आई ओपनिंग रिसर्च है और बहुत उम्मीद उजागर करती है कि हम प्रिवेंट कर सकें और हेल्प कर सकें इंडिविजुअल्स को। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शहनीला से है, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर शहनीला, प्लीज़ ये बताइएगा कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कम्युनिकेशन को हेल्प करने में। जो हमारे अफराद डाउन सिंड्रोम के साथ हैं उनको एक दूसरे से या माशरे से रब्ता करने में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो बहुत मार्वलस वर्क कर रहे हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें हमें बच्चों में बहुत स्पेक्ट्रम और वैरायटी भी नज़र आती है। और डाउन सिंड्रोम बच्चों में भी जो लेवल है वो माइल्ड टू सीवियर लेवल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो वर्बल हैं, कुछ बच्चे नॉन वर्बल। तो ये असिस्टिव डिवाइसेस उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और इसके लिए स्पीच जनरेटिंग बहुत सी डिवाइसेस हैं, टॉक टूल्स भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम बच्चों में हेयरिंग प्रॉब्लम भी होता है, तो इसलिए हेयरिंग एड भी एक असिस्टिव डिवाइस है। इसके अलावा जो है प्रोलॉग टू गो एक ऐप है जो कि अवार्ड विनिंग डिवाइस है, जिसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम बच्चे जो हैं वो आराम से इनिशियली कन्वर्जेशन कर सकते हैं। इसमें जो है वो कैटेगराइजेशन है, वोकैबुलरी है और सिम्बल्स बने हुए हैं जिससे बच्चे जो है वो इनिशिएट होते हैं। इसके अलावा एक टिल्ट टॉक ऐप है जो कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में ख़ास तौर पे साउंड प्रोडक्शन के बहुत एरर्स होते हैं, तो इन बच्चों में आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम भी होता है। तो ये जो ऐप है ये इन बच्चों की अनइंटेलिजिबल स्पीच को दूसरे लोगों के लिए क्लियर बनाती कि वो समझ सकें, यानी क्लैरिटी ऑफ स्पीच है। क्योंकि अमूमन बच्चों की जो अनइंटेलिजिबल स्पीच है उसको घर में पेरेंट्स तो समझ लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो है वो आइज ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी टीबी डायनोबॉक्स जो है वो एक ऐप है जो कि आई गेज और आई बॉल की ट्रैकिंग से जो है वो कम्युनिकेशन उसमें पॉसिबल होती है कि बच्चे उससे कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन मैटर है। अच्छा, इसमें दो तरह के लेवल हैं, एक हाई टेक्नोलॉजी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, एक लो टेक्नोलॉजी असिस्टिव डिवाइसेस हैं। तो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन बोर्ड्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम बच्चों को स्पीच कार्ड्स बना के और उनको जो है वो हम लेबलिंग और नेमिंग वगैरह सिखाते हैं। इस तरह से और लर्निंग के भी ऐप्स हैं। इस तरह बहुत सारी असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो कि इनकी कम्युनिकेशन को बेहतर बना रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शनीला। डॉक्टर दुआ जो हमारे साथ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी। फ़िज़िकल थेरेपी का ज़िंदगी के बिल्कुल शुरू के अरसे में शुरू करना या बच्चों को फ़िज़िकल थेरेपी की सर्विसेज मिलना, ये क्यों अहम है? और अक्सर हमारे पास वालिदैन कहते हैं कि मेरे बच्चे ने तो नहीं ली फ़िज़िकल थेरेपी लेकिन वो तो चल गया, तो क्या उस बच्चे को भी ज़रूरत है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की? जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, इस पैनल का ही मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस भी है और डाउन सिंड्रोम के जो है हमारे पास बच्चे भी यहाँ पे हैं जिनके पेरेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं।
आप लोग ये सुनते होंगे या आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जो है खुद भी चल लेते हैं, कुछ टाइम बाद उनके माइलस्टोन्स अचीव हो जाते हैं, वो बैठना शुरू कर देते हैं, वो गर्दन होल्ड करना शुरू कर देते हैं, वो चलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि फ़िज़िकल थेरेपी शुरू के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे के, किसी भी बच्चे के, ये हम टिपिकल बच्चे की भी बात कर रहे हैं, वो किसी डिसेबिलिटी के साथ आ सकता है, उसकी भी बात कर रहे हैं कि उनके शुरू के 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो उस ब्रेन की डेवलपमेंट में उनकी जो नशोनुमा जो हो रही है, उसके अंदर आप उनको जो चीज़ सिखाओगे वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप उनको वो चीज़ें इतना जल्दी सिखाएंगे उतना अच्छा वो जल्दी से सीख पाएगा। तो उसके लिए जैसे ही आपके डायग्नोस होता है, कोई बच्चा जैसे सिर्फ डाउन सिंड्रोम की बात नहीं करी कि जैसे ही वो अगर कुछ उसकी और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पैदा होते वक्त वो रोया नहीं था, या फिर इस तरह से हुआ कि वो उसको साइनोस हो गया था, नीला पड़ गया था, या उस रोया देर से था, तो आपको जब ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं ना, आप उनको जल्दी से रेफ़र करें, आप फिजियोथेरेपी उसकी स्टार्ट करवाएं, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करवाएं, उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं। उनकी इन्फेंसी से वो 1000 दिन, जिसको हम ईयर्स में अगर काउंट करें 3.5 ईयर्स तक, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उनकी फ़िज़िकल थेरेपी और कुछ लोगों का ये बात आ जाती है कि भाई हमारे पास वो बच्चा कुछ टाइम बाद चलना शुरू करता है या वो बैठना शुरू कर रहा है, लेकिन वो सही से नहीं बैठता, आपको नहीं पता होता। वो गर्दन इस तरह से उठा रहा है, वो पीछे की तरफ उसने टिल्ट की हुई है, आपको लग रहा है वो गर्दन उठा रहा है, वो जब तक मिड लाइन में या इधर उधर नहीं देख रहा अपनी गर्दन को, तब तक वो उसने गर्दन नहीं उठाई हुई। या फिर वो जब बैठ रहा है तो यूं करके बैठ रहा है, उसने स्लोप बनाया हुआ है, अपनी पूरी जो बैक है उसको टिल्ट किया हुआ है उसने, तो वो बैठना नहीं हुआ। बैठना तब है वो एक मिड लाइन, एक पोस्चर के साथ बैठे, पोस्चर अलाइनमेंट नहीं है तो वो सही से नहीं बैठा। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अगर वो इस तरह स्टूप करके बैठ रहा है तो उसकी लंग की डेवलपमेंट नहीं होगी। लंग की डेवलपमेंट इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको निमोनिया, इनकी चेस्ट जो भी कंजेस्शन है, इन सारी चीज़ों से बचा सकता है, ठीक है। तो आपको फिजिकल थेरेपी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी इन बच्चों के लिए उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दुआ। आपकी बात सुन के इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चों की जो बुनियाद रखी जाती है बिल्कुल शुरू के अरसे में, वो सारी ज़िंदगी उनके काम आती है। थैंक यू फॉर योर इंसाइट। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शाज़िया हैदर से है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। आपके तजुर्बे में अर्ली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी शुरू के 1000 दिनों में बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, उससे बच्चे की खुद मुख्तारी पे क्या असर आता है? मैं आप लोग को दुआ की बात पे कंटिन्यूशन बताऊंगी कि अर्ली इंटरवेंशन का एक मेजर रोल है बच्चे की लाइफ में। जैसे कि हम फिज़िकल एक्टिविटी इनिशिएट करवाने के लिए कहते हैं कि माइलस्टोन्स को हम एड्रेस कर रहे हैं, इस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर अर्ली एजेस में कराई जाएगी, बच्चे के वो जो 1000 दिन है उनमें हम अगर बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक्सेस देंगे, तो कुछ बच्चे जो कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के साथ पाए जाते हैं, तो उनको वो आप अर्ली एजेस में एड्रेस कर सकते हो। बच्चा एक टेक्सचर है जो बहुत ज़्यादा सीख कर रहा है, माउथिंग कर रहा है, वो पेरेंट्स समझते हैं कि माउथिंग इसकी आदत है, आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो आदत नहीं है, वो एक कोई प्रॉब्लम के साथ है बच्चा जो उसको परसिस्ट कर रहा है। आइदर कोई जो है रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ जो रिटेन्ड है, जिसकी वजह से वो ये पिक्चर शो कर रहा है। तो अगर अर्ली एजेस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्क्रीनिंग हो जाएगी और बच्चे को रिसोर्स इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाएगी, तो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव कर सकता है। फिर इन बच्चों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ लो होने की वजह से बच्चा अनेबल टू परफॉर्म जिपिंग अनजिपिंग, बटनिंग अनबटनिंग, ये बहुत बेसिक डेली लिविंग स्किल्स हैं जो बच्चे नहीं कर पाते। और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को समझ नहीं है। बच्चे को समझ है, बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम आइडेंटिफाई करें कि मेजर इशू क्या है, कि क्या मसल स्ट्रेंथ पुअर है, हाथों के मसल्स ही वीक हैं कि वो नहीं कर पा रहा, या बच्चे की कॉग्निशन इम्पेयरमेंट है। तो इन सब चीज़ों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम एड्रेस करते हैं, फिर उनको इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान देते हैं विद द सोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, जो अमूमन पेरेंट्स को नज़र आता है जब हम उन्हें थेरेपीज़ में इनरोल करते हैं, तो वो समझते हैं ये क्या करवाया जा रहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ये स्विंग है तो ये तो हम घर पे भी दे सकते हैं, ये बटनिंग अनबटनिंग क्यों करवाई जा रही है। लेकिन बटनिंग अनबटनिंग करवाने से पहले जो थेरेपीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं कि बच्चे के मसल वीक हैं तो हम बच्चे की हैंड ग्रिप पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इनिशिएट करवा रहे हैं, तो वो गाइडेंस लें और घर पे ही परफॉर्म करें, लेकिन अपने बच्चे पे फैमिली सेंटर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग काम करें, जो पेरेंट्स अपने इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को या एबल्ड बच्चों को भी रिसोर्स ना होने की वजह से या टाइमिंग्स इश्यूज़ की वजह से नहीं ला पा रहे, तो
तो एटलीस्ट वो थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और आउटरीच प्रोग्राम के तहत घर पे इम्प्लीमेंट करें। मेरा आज का यही मैसेज है कि हमें फैमिली सेंटर्ड अप्रोच के तहत हर घर में हर बच्चे को ये एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, आया वो टिपिकल हो एटिपिकल हो। उनको अर्ली एजेस में सेंसरी इनरोलमेंट में दिया जाए, उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोचेस के साथ इन्वायरमेंट के साथ उनको इमिंगल किया जाए और उनके इश्यूज़ को इंटीग्रेट करवाने की कोशिश की जाए। थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाजिया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वाकई बहुत बुनियादी रोल है बच्चों को खुद मुख्तार करने के लिए, वो अपने कपड़े खुद तब्दील कर सकें, वो बाथरूम खुद जा सकें। मेरा आखिरी सवाल मिस इरम से है जो वोकेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। प्लीज़ हमें बताएं कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों की माआशी खुद मुख्तारी को कैसे सपोर्ट करती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी सोर्स ऑफ इनकम को कैसे डेवलप कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ऐसा है कि हम जब भी किसी बच्चों के बारे में बात करते हैं तो उनकी सिर्फ तालीम या तरबियत ही ज़रूरी नहीं होती है, उनके साथ साथ हम बच्चों की जहनी, जज्बाती और तख्लीकी नशोनुमा का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम वैसे ही कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से, लाइवली बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तालीम तरबियत तो करते ही हैं, पर क्या हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा खेलने के लिए भी जाए? ऐसा ही होता है ना कि हम अमूमन यही बात करते हैं कि यार उनको थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स होने दें, प्ले करवाते हैं, कहीं पे लेकर जाते हैं, कोई आर्ट में उनका इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट हो। तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट इन डाउन सिंड्रोम बच्चों के ऊपर काम करता है ना, ये सिर्फ रंगों और कागज़ों का खेल नहीं है, ये थेरेपी है। जब बच्चा एक एंजाइटी का शिकार होता है या अपसेट होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी एंगर में होता है, तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो इवन वो बता नहीं पाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फीलिंग्स हैं। तो ये बच्चे इन रंगों के साथ बातें करते हैं, ये रंग बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि हम जब रंगों के बारे में बात करते हैं तो हमें रंग बताते हैं कि अगर हमने कोई फ्लावर, अक्सर में ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चे या कोई भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो मैं अक्सर ऐसी भी चीज़ें उनके सामने रखती हूँ, जैसे बटरफ्लाई और फ्लावर रख दिया। हम या आप अमूमन उसमें कौन सा कलर करोगे? रेड करेंगे, पिंक करेंगे, इस तरह का कोई ब्रांड कलर करेंगे ना, इस तरह। पर बच्चे ये आते हैं वो ब्लैक कलर उठाएंगे, एक फ्लावर को ब्लैक कलर कर देते हैं। अब उनकी सोच क्या है? अब एज टीचर उनको पता होना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, उनके अंदर क्या तोड़ फोड़ है। अब मुझे उनको अपनी उन लाइफ में कैसे लेकर जाना है, एक अपसेट है, सैड है, उनको मुझे उस खुशी वाले माहौल में कैसे लेकर जाना है। फिर मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ उन बच्चों की। पहले तो इंडिविजुअल में उनके साथ बात करती हूँ, क्योंकि ग्रुप में अगर वो फ्लावर या बटरफ्लाई को ब्लैक या कोई कलर करेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा तो जो ग्रुप में बाकी बच्चे होते हैं वो उनका मजाक उड़ाएंगे। अब मुझे समझना है, हमें मेहनत करनी है कि इन बच्चों को, जबकि इतनी लाइवली बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम इतने प्यारे बच्चे हैं, हमेशा हमने इसको हंसता खेलता देखा है, तो आज अगर ये चीज़ इसमें है तो ये क्यों है? और जबकि हमें पता है कि इनमें छुपी हुई सलाहियतें हैं, हम देखते भी हैं कि ये 2 डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, तो ये इतना अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो वो एक जैसे ही, तो वो क्या सोच रहा है? तो मैं उनके साथ म्यूज़िक में, प्ले में ऐसी एक्टिविटी करती हूँ, उनको पहले इंडिविजुअल उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कलर्स के साथ खेलने लगते हैं, फिर वो वैसे ही उनका मूड हो जाता है। जब उनका मूड अच्छा हो जाता है कुछ, तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बाकी बच्चों के साथ बनाते हैं, तो वो डिफरेंट सब बच्चे में वो चीज़ें आती हैं। और ये डाउन सिंड्रोम बच्चे बहुत अच्छा आर्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और हो रहे हैं। हमने कितने ही ट्रेड्स हैं जो करवाए हुए हैं, जैसे सेरेमिक आर्ट है, प्ले डो थेरेपी हम कितना करवाते हैं। अब हमें पता है कि जब ये प्ले डो के साथ खेल सकते हैं तो ये प्रोडक्ट कौन सा बना सकते हैं इस मटेरियल से। तो फिर उस मटेरियल से, जब मैं सीख कर आई थी, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, तब मैंने स्पेशल आर्ट नहीं सीखा था, क्योंकि जब हम DMD ड्रेस मेकिंग डिज़ाइनिंग सीख के आई थी, एक वोकेशनल टीचर अपॉइंटमेंट हो गई। बट जब मैं इन्वॉल्व हो गई इन बच्चों के साथ इंडिविजुअली, मैंने देखा कि हर बच्चे की अपनी लिमिटेशन है। तो इस बच्चे के साथ कौन सा ट्रेड या कौन सी मैं ऐसी चीज़ करूं कि इनको फ़ायदा दे। फिर मैं अभी भी माशाल्लाह अभी भी मैं सीख रही हूँ। इन बच्चों के लिए मैंने ज़्यादा सीखना शुरू किया। तो जो मुझे अपने उस्ताद बताते हैं, इनकी लिमिटेशन के साथ हमने उन पे काम किया और ये बच्चे अब प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि इनको एम्पावर करें और एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस इरम। आज हमारे सब प्रोफेशनल से जो हमें मालूमात मिली है, उससे हमें पता चलता है कि जो अफराद डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, उनकी माशरे में एक
एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर की हैसियत तक पहुंचने के लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए। हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए, फिज़िकल थेरेपिस्ट भी चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट भी चाहिए, वोकेशनल टीचर्स भी चाहिए। सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो खिदमत आप कर रहे हैं।